एक छोटी भाषा नहीं है। भोजपुरी लोकल भी है, वोकल भी है और ग्लोबल भी है। और अंबानी के कई हजार करोड़ बिलियन डॉलर भी उनके पिताजी की मृत्यु को रोक नहीं रोक पाया। जो हमारा युवा पीढ़ी है ना, उसको बुद्धिज्म को पढ़ना ही चाहिए। अंधेरे मुझको परास्त क्या कर पाएंगे, हम प्रकाश अंबर से खींच के लाते हैं। जीवन के अंधियारे डगर डगर पर हम, जीवन के अंधियारे डगर डगर में हम, उम्मीदों के 100 दिए जलाते हैं। तो क्या हाल बा, ये भोजपुरी के वर्ड मैंने इसलिए बात की है क्योंकि आज हमारे शख्स जो हमसे मिलने वाले हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो इसी लैंग्वेज से, इसी मातृ लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई अपने घर में, कोई अपने बागान में, कोई अपने लाइब्रेरी में इस बात को, इस वीडियो को सुन रहा हो, उस वीडियो से कुछ सीखेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। चलते हैं, मिलते हैं सर संतोष सर से, जो कि PhD इन हिंदी है और कई विद्याओं में माहिर है। तो इनसे सुनते हैं कि वो जो लंबी लाइन ऑफ विद्यास हैं क्या क्या है। हेलो सर, कैसे हैं आप? सब नमस्कार राहुल जी, धन्यवाद सर, आपने बुलाया हमें टॉक पे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलने का मौका मिला सर, थैंक यू सो मच। और आपके जो मैं अभी इंट्रोडक्शन में लिख रहा था, पढ़ रहा था, तो अब देखा था मैंने PhD आप इसमें हैं, मास्टर्स आप इसमें हैं, तो लंबी लिस्ट बन गई, एक फहरिस्त बन गई लंबी। तो कृपया वो बताएंगे सर। देखिए, ऐसा है राहुल जी कि मेरी जीवन की शुरुआत भोजपुरी से नहीं हुई थी। अभी जैसे आपने बोला था का हलवा, मेरी शुरुआत अगर देखा जाए तो था कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश से मैंने ग्रेजुएशन किया, MA किया, MPhil किया। तो मैं चाह रहा था कि अंग्रेजी साहित्य में जो है प्राध्यापक बनूं, प्रोफेसर बनूं। लेकिन प्रकारांतर से जब मेरी नौकरी लगी, तो मेरी नौकरी जो लगी वो एडमिनिस्ट्रेशन में लगी। अच्छा। तो मेरे अंदर का जो साहित्यिक भूख था वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर जो है मैं इधर आया पालम की ओर, राजनगर पालम में मैं रहने लगा। 2003 की बात है। तो मैं भोजपुरी के विभिन्न संगठनों से जुड़ गया। फिर अंग्रेजी साहित्य में MA किया, तो MPhil भी कर ली। कुछ ऐसा वहाँ हुआ कि वहाँ मैं एक पूर्वांकुर पत्रिका थी भोजपुरी और हिंदी की, उसमें बड़े विद्वान लोग थे। रामदर्श मिश्र जी थे, रमाशंकर श्रीवास्तव जी थे, केदारनाथ सिंह थे, बड़े भारत के जाने माने कवि साहित्यकार। अभी 100 साल पूरा हुआ है रामदर्श मिश्र जी के, वो भी जिंदा है। अभी अच्छा। ब्रह्मा अपार्टमेंट में ही रहते हैं जी। 100 साल पूरा हुआ? पूरा हो गया है, अभी वो 101 साल के हैं। तो उन लोगों का सानिध्य मुझे मिला और फिर मैंने हिंदी साहित्य से MA किया। फिर भोजपुरी साहित्य में MA किया, गोल्ड मेडल मिला मुझे। अच्छा। फिर मैंने ट्रांसलेशन स्टडीज़ में MA किया। फिर एक होता है आइकन की खोज होने लगी कि भोजपुरी साहित्य में आप गए, कल्चरल स्टडीज़ पे काम करने लगे, तो ज़्यादातर लोग पूछते थे भोजपुरी में ये अश्लीलता है, ये है, वो ऐसी बातें कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि देखो, भोजपुरी जहाँ बोली जाती है, जहाँ पढ़ी जाती है और जहाँ समझी जाती है, ये एक छोटी भाषा नहीं है। भोजपुरी लोकल भी है, वोकल भी है और ग्लोबल भी है। लोकल भी है, वोकल भी है, ग्लोबल भी है। वोकल इसलिए कि वाचिक परंपरा में लोग बातचीत करते हैं। एक बड़ी संख्या है, 20 करोड़ लोगों की संख्या भारत में। 20 करोड़। और इसके अलावा 16 ऐसे देश हैं जहां भोजपुरी प्रयोग किया जाता है। ऐसे कौन से देश हैं? 16 देश हैं। ऐसे जो हुआ यूं कि जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे हमारे यहाँ, जब हमारी कॉलोनी थी ब्रिटिश की, मतलब मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आ गए, तो हमारे देश में क्या हुआ कि हमारे देश से जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कॉलोनी थी, अफ्रीका में, कैरिबियन कंट्री में, क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, अलग अलग कॉलोनी बनाते थे और वहाँ से शोषण करते थे। आज भी हो रहा है। या कांगो से, साउथ अफ्रीका से सोना चोरी हो रहा है। कॉलोनिज्म का रूप बदल गया। पोस्ट कॉलोनिज्म के बाद एक दूसरा रूप में हो रहा है। वो हुआ है कैसे? कॉर्पोरेट के रूप में। कॉर्पोरेट जाती है, कंपनी खोल लेती है और वहाँ से दोहन करती है। आप कहते हो ये कंपनी है, वो कंपनी करती नहीं। वो भी एक तरह से, उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और आज भी एक कंपनी बना के लोग दोहन करते हैं। अब मान लीजिए झारखंड में है, वहाँ से कोयला
निकाल रहे हैं, ये फलाना कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो ये फलाने कंपनी है जी, ढिमके कंपनी है जी, यहाँ की कंपनी है, वहाँ के। लेकिन हुआ यूं कि जो कॉलोनियाँ हैं वो कॉलोनियाँ क्या करती हैं, कॉलोनाइजर करते हैं। तो ये लोग बिहारी और भोजपुरी भाषी मजदूरों को लेके गए अच्छा। वहाँ केन की खेती कराने के लिए, ईख की। तो ईख की खेती में वहाँ ले जाके कराते थे। तो ये लोगों को 6-6 महीने जहाज के सफर करके ले गए। तो उसको कहा जाता है लेबर ऑन एग्रीमेंट। तो लेबर जब भारत पूरी दुनिया में दास प्रथा खत्म हो गई, जिसको स्लेवरी सिस्टम कहते हैं, जब खत्म हो गई 1833 में, तो 1834 में एक नया सिस्टम शुरू हुआ, उसको कहते हैं लेबर ऑन एग्रीमेंट, इंडेंचर्ड लेबरशिप। इंडेंचर्ड लेबरशिप क्या होता है कि एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको 2 साल 3 साल के लिए लेके जाएंगे और जाके आपको कैरिबियन कंट्रीज में या फिर आपको जमाइका में, ट्रिनिडाद में, सूरीनाम में, फिजी में, मॉरिशस में वहां ले आके वो छोड़ देते थे उनको, और उनसे खेती कराते थे। और खेती करा के उनसे उनको जो है वहाँ मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता था। बाद में गुलामों की तरह ट्रीट करने लगे। तो ये सब लोग भोजपुरी भाषा ही लेके गए थे, क्योंकि वो लोग तो समाज के जो है दलित पिछड़े और वंचित समाज के लोग थे। तो वो कोई देवनागरी लिख के थोड़े गए थे सीख के, वो लोग तो अपनी भाषा लेके गए थे, वो भोजपुरी थी, वो कबीर की भाषा। तो लोगों ने कहा कि भाई आपके यहाँ आइकॉन कौन है? मैं बोला आइकॉन बुद्ध है। बुद्ध का जन्म ही हुआ है हमारे भोजपुरी भाषी क्षेत्र में। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में बुद्ध ने सबसे पहले देशना दिया सारनाथ में। सिद्धार्थनगर महाराजगंज में भगवान बुद्ध का घर है। लुम्बिनी में जन्म हुआ है, वो नेपाल के साथ ही है। पहले तो नेपाल का ही, भारत का ही हिस्सा था लुम्बिनी। तो लुम्बिनी क्या था, में जन्म हुआ इनका, तो वो भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भोजपुरी बोलता है ना। तो भगवान ने पहली देशना जो दी वो सारनाथ में दी। उसके बाद भगवान जब 80 साल के परिपक्व उम्र में गए तो भगवान का परिनिर्वाण हुआ, जिसको हम लोग साधारण भाषा में मृत्यु कहते हैं। अच्छा, मतलब वो कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर भी भोजपुरी क्षेत्र में है। तो भोजपुरी क्षेत्र का सबसे बड़ा आइकॉन तो बुद्ध है, जिनके वो आप ये देखिए कि बुद्ध को पूरी दुनिया प्रणाम करती है। बुद्ध के कारण भारत को जापान हुआ, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, कंबोडिया हुआ, आपको जो है थाईलैंड हुआ, कई सारे देश हैं जहाँ पे बुद्धिज्म है। उनका रिलीजन ही मतलब बुद्धिज्म है। तो बुद्धिज्म है, तो वो अपने इष्ट देव की पूजा किधर करेंगे? इधर भारत की ओर। जैसे मक्का मदीना की ओर लोग नमाज पढ़ते मुस्लिम लोग। अच्छा। उसी तरह जब भारत में जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, तो भगवान बुद्ध के धर्मस्थल के वो लोग प्रणाम करते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए बुद्ध जो है भोजपुरी क्षेत्र के, भोजपुरी भाषा के सबसे बड़े आइकॉन, ऐसा मेरा मानना है। तभी आपने, इसीलिए मैंने बुद्धिज्म को भी लास्ट में पढ़ा, एमए इन बुद्धिज्म किया, और मैं पाली और भोजपुरी के बीच में पारस्परिक क्या संबंध है, पाली के अलावा प्राकृत और भोजपुरी में क्या संबंध है, उसके ऊपर भी मैंने पढ़ाई करी। पाली से लैंग्वेज मतलब अभी भी बोली जाती है? नहीं, पाली तो देखिए बुद्ध के समय में पाली बोली जाती थी। अच्छा। और बाद में बुद्ध के बाद जब अशोक का शासन काल आया और उसके आगे 600 सालों तक बुद्धिज्म अच्छे से रहा भारत में। वो तो बाद में आप चलिएगा तो देखिएगा कि जब अंतिम राजा जो था मौर्य वंश का बृहदहत, उसकी हत्या के बाद जो पुष्यमित्र शुंग आया, और फिर उधर गुज्जर जो एक राजा था उसने, या फिर सेवाइट्स जो शशांक था, उसने बौद्ध बुद्धिज्म को हानि पहुंचाया। तो उन लोगों ने बुद्धिज्म को ख़त्म करने की मतलब की कोशिश पूरी की। तो सर अपने आपकी जो पढ़ाई है हिस्ट्री में बहुत रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए हिस्ट्री और साहित्य का आपस में अनुनाश्रय संबंध है, दोनों का आपस में म्यूचुअल जो है ना कहीं ना कहीं कनेक्शन। अच्छा, कहीं तो मतलब, क्योंकि जब तक आप उस हिस्ट्री के फेज को नहीं समझिएगा तो उसमें साहित्य रचना उसी हिस्ट्री का अनुरूप होती है। अब जैसे दो तरह की रचना होगी, एक होगी रचना जो राजा के प्रशंसा में प्रशस्ति पढ़ी जाएगी, जैसे पृथ्वीराज रासो लिखा गया, चंद्रबरदाई ने लिखा, तो पृथ्वीराज को खुश करने के लिए लिखा। और एक रचना होती है जनता की रचना, जो जनता वो अपने दुख दर्द को लिखती है, राजा को नहीं पता है कि जनता का दुख दर्द क्या है। तो वो कवि जो होते हैं, लोक कवि, जन कवि, वो प्रतिरोध की रचना रचते हैं। ऐसे कैसे कैसे क्या है, सत्ता क्या करती है,
सत्ता ये करती है कि उसको हर जगह प्रचारित कर दिया, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है। कहना चाहूँगा सर कवि भी हैं। हाँ, मैं कविताएं करता हूँ। मेरी कविताओं के हिंदी में तकरीबन 5 काव्य संग्रह है, जैसे आपको शब्दों की छाँव में, दूसरा मेरा काव्य संग्रह आया हिंदी में जारी है लड़ाई, तीसरा काव्य संग्रह है कारक के चीन, चौथा काव्य संग्रह है नो क्लीन चीट, और 5वां काव्य संग्रह है अमीबा, और छठे काव्य संग्रह जो है बेड़ियों को तोड़ने की सजा पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद भोजपुरी में भी ऐसा ही है। भोजपुरी में देखिएगा तो मेरा है एक भोर भिनसार, फिर आया मेरा अदहन, फिर आया जो अचरंग, और फिर अभी जो आया है अभी नया अनबोलता आया है। तो अनबोलता जो है भोजपुरी में है। उसी तरह मैं कुछ आलोचना का भी काम करता हूँ, आलोचक के रूप में भी लिखता हूँ। तो सर अभी इसी साथ चलते हैं आगे क्योंकि समय हमारा लिमिटेड ही है, तो मैं कई टॉपिक्स में कवर करने और हम चाहता हूँ कि आपके विभिन्न चीज़ें निकलें इसमें से। बिल्कुल। बुद्धिज़्म पे और बौद्ध की कोई ऐसी अच्छी कहानी जो इंटरेस्टिंग कहानी को लगती है, ये कहानी बार बार सुनानी चाहिए, हर जो यूथ सुन रहा है, हर जो आदमी सुन रहा है वो उसको सुननी चाहिए, क्योंकि उस कहानी उसके माइंड में, उसके दिमाग में छप जाए, ऐसी कोई कहानी हो? देखिए राहुल जी, मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारा युवा पीढ़ी है ना, उसको बुद्धिज़्म को पढ़ना ही चाहिए, उसको बुद्ध को पढ़ना चाहिए। बुद्ध को पढ़ने से जो चीज़ आप सीख पाते हैं ना, वो है रेशनलिज्म, वो है लॉजिक करना, वो है तर्क करना। बुद्ध तर्क करना सिखलाते हैं। बुद्ध कहते हैं मेरी बात को मत मानो, तो वेद पुराण में लिखा वो भी मत मानो, परंपराओं से जो बात आ रही है उसको भी मत मानो, पहले जानो फिर मानो। यानी तुम मेरी बात हो या किसी की भी बात हो, अपनी कसौटी पे कसो और देखो वो तुम्हारे जीवन के लिए अगर अच्छा है तो उसको अंगीकार करो। ये मैं आपको बताता हूँ। कैसे पाए सर हम? अब मसलन अब उनका एक सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट, एक सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन, मैं बता रहा हूँ। उसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद्य। तो प्रतीत्य समुत्पाद्य क्या है, वो उनका एक सिद्धांत है, पढ़िएगा। मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ क्योंकि इतने छोटे समय में बहुत कुछ नहीं बता सकता। प्रतीत्य समुत्पाद्य का अर्थ होता है बिना कारण के कोई प्रभाव नहीं होता है। आप समझ गए? आप न्यूटन की आज बात कर रहे हो कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन जो मैंने बोला। भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता है, बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता। आप नहीं पढ़िएगा तो आप कहाँ से शिक्षित नहीं होइएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे तो नहीं है कि आंख बंद कर लोगे ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए करना होता है ना। तो कोई भी चीज घटित होता है, मान लीजिए किसी को बीमारी हुई, आप बहुत खा लिए तो अनपच तो होगा। तो देखिए बुद्धिज्म जो था देश में, बुद्ध के जाने के बाद भी 600 साल तक था। अब 6ठी शताब्दी आई है, 6ठी शताब्दी में शंकराचार्य आए। कई बातें ऐसी होती है जो नहीं बोली जाती क्योंकि भावनाओं को आहत होता है। ऐसे प्रथम शंकराचार्य जो थे वो प्रछन्न बौद्ध थे, पहले बौद्ध बने और बाद में उनके चेले कुमारिल भट्ट वगैरह जो हैं, ये सब लोगों ने बुद्धिज्म को ख़त्म करने का काम किया। क्यों? उनको लगता था कि जो है वेद पुराण ये यज्ञ योग ही जरूरी है। तो बुद्धिज्म जो था, मैंने बताया कि बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो या चरवाक का दर्शन, अब चरवाक है वो क्या कहते हैं, ये भौतिकवादी संसार है, हम एक बार ही जीवन लेते हैं, तो खाओ पियो मौज करो, फिर तो आना नहीं है। तो ये जब जीवन एक बार मिला है तो जीवन को कष्ट क्यों देना? चरवाक का दर्शन था, उसे आजीवक का दर्शन था। ऐसे आपके पॉइंट्स नहीं, ये जो दर्शन बता रहे हैं, हाँ। चरवाक के दर्शन है ये चरवाक वाला मैंने बोला। हाँ। खाओ पियो मौज करो, घृत मैंने घी पियो, कर्ज लेके भी घी पियो क्योंकि ये जीवन एक ही बार है। हाँ। तो जीवन जब एक बार है, हाँ। तो क्यों कष्ट लेना? इस जीवन को भोगो, इस जीवन में हर तरह के सुख को भोगो। ये उनके आइडियोलॉजी थी चरवाक के। चरवाक के दर्शन को पढ़िएगा, बहुत बड़ा दर्शन है चरवाक दर्शन। हाँ, तो ये भारत में जितने आस्तिक दर्शन है उतने नास्तिक भी दर्शन है। चरवाक के दर्शन को घोषित कर दिया नास्तिक है, आजीवक के दर्शन को घोषित कर दिया कि नास्तिक है, जैसे जैन के दर्शन को घोषित कर दिया नास्तिक है, जैसे भगवान बुद्ध के, ये लोग के दर्शन में ये आत्मा परमात्मा के कंसेप्ट नहीं है। और यहाँ पे आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक का कंसेप्ट, उनके यहाँ स्वर्ग नरक का कंसेप्ट नहीं है। अब बताइए ना, कौन गया है स्वर्ग? कोई गया है, देख के आया है?
कोई गया है जन्नत में जैसे। लेकिन जब बुद्ध से पूछा गया कि स्वर्ग होता है, वो चुप हो गए। उनको पता है ये क्वेश्चन जवाब देने वाला नहीं है, इसके क्या जवाब दिया जाए। जो ये क्वेश्चन ही, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब ही नहीं दिया जाता। तो मैंने बुद्ध को इसीलिए कहा कि मुझे भोजपुरी का एक आइकॉन खोजना था। तो भोजपुरी का सबसे बड़ा आइकॉन बुद्ध थे। मैंने बुद्ध को अंगीकार किया, फिर बुद्धिज्म को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एक भाषा आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, जिसको भोजपुरी जनजागरण अभियान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये अभियान का काम है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना। सर, इससे पहले मैं आपकी बात कंप्लीट करना चाहेंगे जी, कि जो यूथ बैठी है, सुन रही है हमें और देख रही है, उसको बुद्धिज्म पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि आप मानिए या मत मानिए। मैंने आपको बोला, बुद्ध खुद कहते हैं पहले जानो फिर मानो। जो आपने लेट एक्स वाली जो कहानी बताई थी आपने, हाँ, जो आपने लेट एक्स वाली कहानी बताई थी अभी आपने, मान लीजिए कि देखिए, आप कहते हैं जो युवा है, हाँ, युवा लोग हैं, आज साइंस पढ़ते हैं, साइंटिफिक चीज पढ़ते हैं, ज्ञान की चीजें पढ़ रहे हैं। आजकल ज्ञान का क्षेत्र बढ़ गया, AI आ गया, ठीक है, ऑटोमेशन आ गया, रोबोटिक्स आ गया, और बहुत दुनिया में और बारी चीजें आ गई। तो आप एक बात बताइए कि जब हर चीज आप प्रूफ करते हो, नहीं साबित करो, कोर्ट भी कहती है साबित करो, आप जब साइंस में हर चीज को साबित करते हो कि लेट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, और फिर अंत में ले आके जब बराबर करके तब कहते हो हाँ इट इज प्रूव्ड, हैंस इज प्रूव्ड, तो हैंस इट प्रूव्ड। तो फिर आप भी जीवन में कोई बातें कोई बोल रहा है, उसका टेस्टिफाई करते हो, उसकी जांच करते हो, नहीं करते हो। आप सीधे आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हो। तो साइंस में जब पढ़ते हो तो फिर एक एक चीज़ का टेस्ट करते हो, जब आप वकालत करते हो तो एक एक चीज़ का टेस्ट करते हो, जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो एक एक जांच करते हो, फिजिक्स पढ़ते हो तो हर चीज़ जांच करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप रिसर्च करते हो तो भी वहाँ पे आप एक्नॉलेज करते हो, जांच करके। रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा जाता है ना, ठोक पीट के देखते हैं, ठोक पीट के देखते हो। लेकिन जब धर्म की बात आती है तब आंख बंद कर लेते हो। आप किसी से ये नहीं पूछते ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मेरे जीवन के लिए अच्छा है। तो बुद्धिज्म आपको एक दृष्टि देता है, बुद्ध आपको एक दृष्टि देते हैं, साइंटिफिक दृष्टि, एक साइंटिफिक टेम्पर देते हैं, एक लॉजिकल टेम्पर एक रेशनैलिटी देते हैं। वो रेशनैलिटी जिससे आप चीज़ों को एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं। सर, ओशो भी इसी फेज में थे क्या? ओशो ने तो बुद्ध से ही अंगीकार किया। ओशो बुद्ध के बाद थोड़े ही हैं। बुद्ध कब है? आपके ईसा के जन्म लेने के 300 साल पहले ना बुद्ध है, 400 साल बुद्ध जी। ईसा तो बाद में आए ना, ईसा से पहले बुद्ध है ना, और ईसा के 300 साल बाद मोहम्मद साहब आए। इस्लाम भी ईसा के बाद आया, समझ रहे ना बात? बिल्कुल सर। तो बुद्ध तो पुराने हैं, बुद्ध से भी पुराने जैन धर्म है ना। तो आप जैन को, बुद्ध को पढ़िए, आप परिग्रह का सिद्धांत पढ़िए, जैनिज्म का क्षमा देने का सिद्धांत पढ़िए। क्षमा देना एक बहुत बड़ी बात है। सही, इसमें क्षमा से भी याद है, फॉरगिवनेस से याद है, एक जो बात मुझे अच्छी लगती है, जो क्रिश्चियनिटी में जो मैंने देखा, शायद बुद्ध में ही होगा, मुझे नहीं पता, मैंने वो ढंग से नहीं पढ़ी। ग्रेटफुलनेस मतलब आभार व्यक्त करना, जो मैंने यूरोप में देखा और मैंने क्रिश्चियनिटी में देखा। तो वो उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप आभार के बारे में कि हे प्रभु ये हमें दिया? आपने इसलिए देखा ना कि वो लोग मिशन पे काम कर रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी है, मतलब सबसे अच्छा मार्केटिंग है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो क्रिश्चियंस का है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मिशन पे, धर्म का मिशन चलाते हैं, उसको मिशन कहते हैं। वो मिशन धर्म के प्रचार के लिए, और साथ में सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी भी तो उन्होंने ही किया है। मतलब? आप ये क्यों भूल जाते हो? आप साउथ अफ्रीका हो या भारत, आप गुलाम रहे ना 200-300 साल उनका। तो ये गुलामी क्या, अगर उनका इतना ही क्रिश्चियन धर्म में इतना ही सहनशीलता थी तो हमारे जैसे देश को गुलाम बनाने की जरूरत क्या थी? वही फिर हमारे देश के अंदर में गुलामी, हमारे देश को गुलाम किया, हमारे देश के संसाधन की चोरी की, यहाँ से उठा ब्रिटिशर्स यहाँ से सामान ले गए, हमारे सोना चांदी, कहनूर, हीरे जवाहरात और सीले रिसोर्सेस की चोरी की, और आज भी चोरी कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स इतने चोर हैं कि आज भी साउथ अफ्रीका से लेके पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट जितना धनी मनी यूरेनियम कहाँ है? अफ्रीका में है। ये मोबाइल में जो कोबाल्ट लगता है ना, सबसे ज़्यादा कोबाल्ट कहाँ है? अफ्रीका में। अच्छा। सबसे ज़्यादा चोरी कौन करते हैं? तेल सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। चोरी फ्रांस का चोरी करता है,
तो ये लोग जो कॉलोनी बनाते थे ऐसे, तो ये दो काम करते थे, एक तो अपना धर्म का भी प्रचार कर रहे थे, साथ ही साथ हमें गुलाम भी बनाते थे और कहते थे भगवान चंगाई मिल जाएगा। हमारा क्या है कि हमारे ही धर्म के लोगों ने हमारे चीज़ों को दबाया, ख़त्म किया, समझ गए ना, तो हमारी विजिबिलिटी खत्म हो गई, तो हमारी अच्छाई नहीं दिखी। उनकी विजिबिलिटी है तो आपको अच्छाई दिखाए तो वो कन्फेशन भी करते हैं। आप गलती करके जाके यीशु हमने तो गलती किया, अच्छी बात है, उनकी आस्था है, वो जाके करते हैं, कन्फेस करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं। तो कब ये सब सिद्धांत क्या जैनिज्म में नहीं था, बौद्धिज्म में नहीं था, हिंदुइज्म में नहीं था, है बस हमारी मार्केटिंग में विजिबिलिटी हमारी नहीं बढ़ी। हमारी विजिबिलिटी क्या, हमने खुद ही अपने को सप्रेस कर लिया। आप ये देखो ना, सप्रेशन कौन किया? हमारे बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए कोई दूसरे थोड़े आए, हमारे ही लोग थे। अंधकार युग हो गया, पूरा अंधकार हो गया 6वीं शताब्दी 7वीं के बाद से भारत में। ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए, देश आज़ादी होने के बाद मात्र 7-8 लाख बुद्धिस्ट थे। वो तो बाबा साहब गए 10-15 लाख बुद्धिस्ट लोगों को बनाया, वो जीवन के अंतिम दिनों में वो बुद्धिस्ट बन गए बाबा साहब। और उसके बाद जो है इस देश में अभी भी 1 करोड़ बुद्धिस्ट नहीं है। अभी भी देखिए बोध गया में भगवान बुद्ध का जो मंदिर है सबसे बड़ा, बोध गया का, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके अभी आंदोलन चल रहा है। कई भंते लोग जेल में गए हैं, कई दिनों से वहाँ आंदोलन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बौद्धिस्ट मंदिरों पे कब्जा ब्राह्मणों का भी है, तो वो कह रहे हैं कि भाई बौद्धिस्ट का चीज़ बौद्धिस्टों को दो। अब राम मंदिर है तो राम मंदिर में कोई और दूसरे धर्म के लोग थोड़े ही हैं, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर दूसरे के मंदिर में आप कब्जा करके क्यों बैठे हो? आप छोड़ दो भाई। मुस्लिम का जामा मस्जिद है, कौन हिंदू है उसमें जाके? नहीं है ना। तो फिर बौद्धिस्टों का अगर छोटा सा एक उनका एक ये है, और वो विश्व प्रसिद्ध, दुनिया आती है वहाँ देखने के लिए, तो आप क्यों उसमें नाक घुसेड़ के बैठे हो? उनको दे दो बौद्धिस्टों का, वो अपना करेंगे। एज अ कवि, एज अ मतलब आप देश विदेश के जो मुद्दे हैं जिनको लोग बोलते नहीं हैं, जिनको लोग सोचते हैं कि दबा के रखें, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो जाएगा, आप उसको कैसे व्यक्त कर पाते हैं और कैसे बच पाते हैं उस संस्थान से, क्योंकि वो खतरे में होते हैं मुझे लगता है। भगवान बुद्ध की एक बात फिर याद है, आपकी तकलीफ तब होती है जब आप अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा जिस दिन शुरू कर दिए उस दिन से दुख आपका शुरू हो गया। मतलब वो जुड़ा हुआ अपेक्षा, ये मतलब अपेक्षा एक्सपेक्टेशन जो होता है, एक्सपेक्टेशंस ऐसी चीज है कि महत्वाकांक्षा ऐसी चीज है जो आपको उसी दिन दुख की शुरुआत कर देती है। अच्छा। अब बुद्ध कहते हैं दुख ही सत्य है, आर्य सत्य है, दुख के कारण है, इसलिए मैं दुख को दूर करने का रास्ता बताता हूँ, दुख खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपका दुख उस दिन से शुरू हो जाता है। ये दुनिया दुख से भरी हुई है, आप जो है दुखा, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे नहीं जी मुझे सरकार से अवार्ड भी मिलेगा, मैं साहित्य अकादमी में भी जाके पढ़ लूँगा, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी ले लूँगा, मैं फलान जगह। मैंने आपको बोला 2 तरह के कवि होते हैं, एक होता है जनता का कवि, एक होता है सरकारी कवि। मैं जनता का कवि हूँ, मैं सरकारी कवि नहीं। सरकारी कवि का काम है सत्ता का तलवे चाटना, सत्ता के तलवे चाटना और उनका गुणगान करना। जैसा बताया, जैसे अंग्रेज भी, जैसे राजा भी रखते थे, उनके यहाँ 2-3 राज कवि होते थे, वो राज कवि नहीं, वो सरकारी कवि उनके लिए बोलते थे, हाँ उनके लिए प्रशंसा करते थे। अगर वो पतला भी राजा है तो कहेगा कि बड़ा बलवान है, अब भले वो कमजोर भी है तभी कहेगा बाप रे भाई बहादुरी है। तो ऐसे ही है, वो सरकारी और राज सत्ता संपोषित कवि है, उनको कुछ हिस्सा मिलता था खाने पीने के लिए, तो राजा का गुणगान किए जाते थे। हम लोग जनता के कवि हैं, हमें हमारी कविताएं जनता पसंद करती है, और जनता का जो प्रेम है, आशीर्वाद है, जनता के जो अप्रिशिएशंस हैं, वही हमारे लिए अवार्ड है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई संस्थाएं जो है मुझे नहीं पूछती हैं, या संस्थाएं मुझे अवार्ड नहीं देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मुझे ध्यान नहीं देता है, या साहित्य अकादमी नहीं ध्यान देती है, या किसी और भी जगह पे जो है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि छोटे छोटे जगहों पे बड़ी संख्या में जनता मुझे सुनने आती है और लोगों को अच्छा लगता है। कभी कोई थ्रेट आया कैसे, बोले यार आप हमारे बारे में कैसे बोल रहे हैं, कभी कोई से कहीं से दबाव आया आपको, कभी नोटिस आया कुछ चीज़ का? कई बार आते हैं। अच्छा, कई बार आते हैं, कई बार लड़ना पड़ता है। अपने वकील भी हैं, अपने भी लोग हैं, मित्र हैं, आपके जैसे साथी हैं जो सच को सच बताते हैं। क्योंकि आजकल का दौर 2 तरह का, ये पोस्ट ट्रूथ एरा है, मतलब कि इसमें झूठ जितना रोपिएगा ना उतना सच की तरह दिखाई देगा। अच्छा, इसीलिए इस एरा को पोस्ट ट्रूथ एरा कहते हैं। पोस्ट,
पोस्ट ट्रूथ एरा, एरा मतलब अच्छा। युग, मतलब ऐसा युग जो कि जिसमें केवल झूठ ही बोला जाए। पोस्ट बाद में ट्रुथ एरा, मतलब ये मतलब सच के बाद का सत्य के है, आगे का युग है, झूठ खाली। कलयुग नहीं है ये। कलयुग, कलयुग तो यही कलयुग है कि झूठ पहले आ जाता है, सच पीछे आता है। कलयुग यही तो है। अभी झूठ, सच बेचारा पीछे से दौड़ के आएगा, कहेगा नहीं भाई मैं यहाँ हूँ, लचत। झूठ तो पहले से हाजिर है। यही कलयुग है, पोस्ट ट्रूथ एरा ही कलयुग है, जिसको आप कलयुग कहते हैं धार्मिक सेंस में, लेकिन मैं फिलोसफिकल सेंस में कहता हूँ पोस्ट ट्रूथ एरा है। तो इसमें झूठ का ही सबसे ज़्यादा बोलबाला है। तो सच्चाई क्या करेगी इसके अंदर, अभी सच्चाई कहाँ रहेगी? देखिए सच्चाई, सच्चा आदमी हो, ईमानदार देखिए हो, जैसे सच्चाई आप जो है वो परेशान जरूर होती है, हारती नहीं है। क्या ये लाएंगे बात सर? है, सच्चाई परेशान जरूर होती है, हारती नहीं। हारती नहीं। वो आज नहीं कर, देखिए भगवान बुद्ध कहते थे सूर्य, चांद और सत्य कभी छुप नहीं सकते, सूर्य, चांद और सत्य कभी छुप नहीं सकते। आपने अच्छा। देखा होगा बादल कभी आएगा, सोचेगा कि सूर्य को मैं ढक लिया, लेकिन सूर्य के सामने बादल की औकात क्या है। उसी तरह एक फेज होता है, उस फेज में आपको लगेगा कि सत्य को मैंने ढक दिया, लेकिन सत्य ढकता नहीं है। सत्य जो है वो उस बीज के तरह है कि जिस दिन उसको हवा पानी माकूल मिल गया तो वो चेतना बाहर आ जाती है। आपने देखा ना एक रेगिस्तान में अभी चिली के एक रेगिस्तान पूरा फूलों से खिल गया, रेगिस्तान। पता है मेरी कविता भी आई है उस पर, मेरी कविता भी आई है इस पे। कोई अंश सुनाएंगे सर उसका, कोई कविता का अंश? कविता का अंश है, अमीबा है एक पुस्तक। अगर 1 मिनट के लिए रोकिए तो मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट के लिए रोकिए, नहीं कोई नहीं, चलने दो। तो अमीबा मेरी पुस्तक है। अब ये देखना कहाँ पर पड़ेगा, होगी यहीं होगी, निकालना पड़ेगा। आपने बोला होता तो मैं निकाल देता। है तो यहीं, अगर 1 मिनट रोकोगे तो बेटे को बोल दूंगा ऊपर से निकाल देगा, है यहीं है। तो अमीबा में ना वो कविता है, वो बहुत अच्छी। रुकिए कविता वो सुनिएगा, रोक दो, पॉज कर दो, वो कविता सुन। मेरी ये पुस्तक है अमीबा, इससे पहले हाँ ये मैं बताता हूँ। हाँ। इसमें एक कविता है जो आपको बता रहा था कि चिली के रेगिस्तान में पूरे फूल खिल गए। ये देखो रेगिस्तान के फूल, इसमें एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको। सुनाइए प्लीज, सुनाइए सर। उस फेनोमेनन को जानते हो क्या कहते हैं? डिजर्टो फ्लोरिडो। डेजर्टो फ्लोरिडो, डिजर्ट हाँ में फ्लोरिडो माने फ्लोरिश हो गया, फ्लोरिश हो गया। हाँ। तो आप देखिए इस कविता में क्या है, ये चिली के रेगिस्तान में आजकल फूलों से सजे हैं। यही घटना जो है डिजर्टो फ्लोरिडो कहलाती है। क्या है आप देखिए, नहीं होती कोई जमीन ऊसर, नहीं होती कोई जमीन ऊसर, नहीं होती कोई भूमि बंजर, नहीं होती कोई जमीन बंजर, बंजर, ना ही कहीं है नखलिस्तान। नखलिस्तान किसको कहते हैं? रेगिस्तान को। ना कोई कहीं मरुस्थल, ना ही कोई रेगिस्तान। होती हैं परिस्थितियाँ, परिस्थितियों से ही बदलता है सब कुछ। वैसे ही ना होता कोई विरक्त, ना ही होता कोई कठोर, ना ही होता कोई निष्ठुर, ना ही होता कोई क्रूर, और ना होता कोई रूखा। होती हैं परिस्थितियाँ, होती हैं परिस्थितियाँ। अच्छा। मतलब कि आपकी परिस्थितियाँ से ही आप खुश रहते हो, दुखी रहते हो, है ना। जब भी चाहती है प्रकृति, खिल उठते हैं रेगिस्तान में फूल। फिर क्यों नहीं इंसान के दिलों में खिल सकता है प्रेम का पुष्प। खिलेगा पुष्प मानव मन में भी, जब बदल लेगा मानव अपनी प्रकृति। अच्छा। जैसे संभाले रखता है रेगिस्तान पुष्प के बीजों को सालों साल अपने आगोश में, वैसे ही हम इंसानों को बचा कर रखनी होती है संवेदना। रखना होगा प्रेम, दया और करुणा, तब शुष्क मन में खिल उठेगा प्रेम पुष्प। और जैसे रेगिस्तान करता है अपने पुष्पों पर नाज, वैसे हमें होगा फ़क्र मनुष्य होने पर, वैसे होगा फ़क्र हमें मनुष्य होने पर। क्या बात है सर, क्या बात है। तो पुष्प की तरह जो है अपनी प्रकृति को बदलिए, कि जब प्रकृति बदल देंगे तो कांटे ख़त्म, फूल खिल जाएंगे। तो मैंने ये बोला कि आप कोई भी चीज़ जो है ख़त्म नहीं होता, रहती है, सत्य रहेगा। सत्य को आप ख़त्म नहीं कर सकते सर। और सत्य ऐसी चीज़ है सर
कि उसी सत्य पे आज गांधी गांधी हैं, उसी सत्य पे अंबेडकर अंबेडकर हैं, उसी सत्य पे जो है पेरियार पेरियार है, उसी सत्य पे जो है और भी दुनिया के महापुरुष हैं, नेहरू हैं, जो भी लोग हैं, जो भी हमारे देश के महापुरुष हैं, सबके प्रति मेरी श्रद्धा है और सबके प्रति मेरा सम्मान भाव है। जो भी है, मैं कि महापुरुषों में या जो हमारे वीरांगनाएं हैं उनमें भेद नहीं करता, वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय है जी। तो सत्य के लिए हमेशा आदमी को कटना मरना चाहिए, क्योंकि सत्य ही आपको बचाएगा, असत्य आपको नहीं बचाएगा। अभी जैसे कहते हैं जो कि एक कॉमन डिनोमिनेटर, और ये लगता है कि आज जैसे आपने कहा आज का पोस्ट ट्रुथ एरा है, इसमें तो सारे बकवास आदमी, सारे जो बेकार आदमी, जो गंदे काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वही जीत रहे हैं। हाँ, तो कब ऐसे युग आएगा कि जब वो जीतेंगे? देखिए, मैंने आपको ऐसा लगता है, बुद्ध कहते हैं ना, परिवर्तन ही शाश्वत है। बुद्ध कहते हैं परिवर्तन ही शाश्वत है। आज जो है कल नहीं होगा, आज जो कल है वो परसों नहीं होगा। अभी दोपहर में आप बैठे हो, थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? रात, फिर क्या होगा? आधी रात, दिन में आ जाएगा। ये चक्र है, चलेगा, ये एक फेज है, ये भी चला जाएगा। परिवर्तन तिल तिल हो रहा है। आप पहले बालक थे, अभी युवा हो गए, कुछ दिन बाद अधेड़ हो जाएंगे, आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी, फिर कुछ दिन बाद आप बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर प्रायोरिटी बदल जाएगी, ऑटोमेटिकली। मतलब ये और ये जो फेज है अभी मिस इन्फॉर्मेशन का फेज है। आज देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आजकल कोई इंटेलिजेंट नहीं है। आजकल जो भी जाइए, आज AI का जो टीचर है वो और शिक्षकों से अच्छा पढ़ा रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में शिक्षकों की नौकरी खत्म हो जाए। अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है, वो AI के टीचर को कहता है कि मुझे बताओ कि वेलोसिटी क्या है, तो बताएगा, उसके कितने नियम हैं वो बता देगा। बोला इसको मुझे और समझा बताओ, और समझा बताओ, कुछ रेफरेंस के साथ बताओ, रेफरेंस के साथ मुझे हिंदी में बताओ, हिंदी में बताएगा, भोजपुरी में भोजपुरी में बताओ, भोजपुरी, उसका भी डेटाबेस बना हुआ। तो अब क्या है कि अब टीचर तो हर चीज़ बता रहा है। बोला कुछ उदाहरण दो, उदाहरण दे, कुछ इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल दो, न्यूमेरिकल भी बता देगा। कुछ हमें मेडिकल के हिसाब से दो तो मेडिकल के हिसाब से बताए, कुछ हमें इंजीनियरिंग के हिसाब से दो, इंजीनियरिंग के हिसाब से बता दे। क्या कर लोगे? अब कौन सा टीचर इतना जानता है? हर एक आदमी की सीमा है। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जितने डेटा फीड है और डेटा कोई और नहीं देता, हम आप देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, ये दौर मिस इन्फॉर्मेशन का भी है। इसमें अभी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, कितने मिस इन्फॉर्मेशन हुए। हम लाहौर पे अटैक करके जीत गए जी, हम तो इस्लामाबाद जीत गए जी, वो उधर बोल रहा है कि हम तो गुजरात जीत गए जी, हम तो राजस्थान जीत गए जी। तो उधर भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, इधर भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है। आपको 3-4 दिन पता चला ना कि आप कराची अब जीत गए, बम गिर गया, आपको लगा नहीं, आपको ये भी लगा इस्लामाबाद भी जीत गए, लाहौर जीत गए, कराची जीत गया, वो उसको भी लगा कि हम अब दिल्ली तक पहुंचने वाले हैं, लगा ना। तो ये सब लोगों को मूर्ख बना के सत्ता अपना मौज करता है। यही सत्यातीत युग है, यही पोस्ट ट्रूथ एरा है। यानी खाली झूठ ही झूठ चल रहा है। आपको मैंने प्रूफ कर दिया ना, वो भी झूठ बोल रहा है अपने लोगों को मूर्ख बनाने के, और इधर भी बैठे हुए हैं वो ही काम कर रहे हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है सर। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जो बतलाई जाती है वो होती नहीं है। सत्य आएगा फिर दोबारा, वो आपके दिमाग को कंडीशन किया जाता है। सत्य दोबारा आएगा फिर सर? सत्य तो चल ही रहा है, इट गोज इन हैंड। ये नहीं है कि सत्य नहीं चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, एकदम साथ ही चल रहा है, इंस्टेंटली हमारे साथ ही है वो। सत्य से अगर सत्य नहीं होता तो आप सर्वाइव नहीं करते। ये सांस, हवा, ये ऑक्सीजन ही सत्य है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे दें, जी पाएंगे? यही सत्य है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, यही सत्य है कि आप जल पी रहे हैं। कहने सत्य चल रहा है। अगर मैं गलत कहूं तो आप बताइए। आप कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ले रहे हैं ना सर? ये तो आप कंटामिनेटेड पानी तो नहीं पी रहे हैं सर। आप कितना भी झूठ पानी में डाल दीजिएगा, वो पी लीजिएगा। आप हवा में कितना भी इसमें कंटामिनेट कर दीजिए, पॉल्यूटेड कर दीजिए, लेकिन आपके अंदर तो जाएगा ऑक्सीजन ही ना। और जब उसमें दूसरा जाएगा तो मर जाइएगा, बात खत्म। असत्य तो आपको मृत्यु कर देगी। मतलब सादा चल रहा है वो बिल्कुल बराबर में चल रहा है। वो आगे आएगा, बाद में आगे आएगा। वही है कि आप सरवाइव किए हो।
सत्य का जो शोर होता है ना, जो जड़ें होती है ना, वो बहुत अंतिम तक होती है जड़ के, और असत्य का शोर बहुत छोटा होता है। चोर होते हैं ना, चोर, उनके पैर नहीं होते, जब लाइट आएगा भाग जाएगा, वो ठीक नहीं सत्य। असत्य वही है, जब मौका आएगा तो असत्य भाग जाएगा, आपका साथ नहीं रखेगा। आपको असत्य बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेम्पटिंग लगेगा, आपको बड़ी कैचिंग लगेगा, आपको लगेगा बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब असली अवसर आएगा तो असत्य आपका साथ छोड़ देगा, और आपको छोड़ना भी, आपको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको बदनामी देगा। असत्य आपको बदनामी देगा। इसको हम अगर एक ऐसा नॉर्मल लाइफ के एक एग्जांपल से अगर क्रिएट करें तो कोई एग्जांपल आपके पास है, मतलब सत्य और सत्य? भाई देखिए, हम्म, ये तो आप रोज देख रहे हैं, जो लोग असत्य करते हैं वो कहाँ से आपको लग रहा है कि सफल है? कहीं ना ये ऐसे कहीं। दिखाया जाता है कि ये लोग सफल हैं, ऐसे जो लोग मेजोरिटी मासेस मानते हैं। देखिए, हम्म, सत्य और असत्य को आप छोटे फलक पे मत देखिए। आप जिस फलक पे देख रहे हो वहाँ मैं नहीं देख रहा। आप मानव हैं, हम्म, एक पर्पस के लिए भगवान ने, ईश्वर ने या प्रकृति ने आपको यहाँ भेजा है, और आपकी भी वही गति होनी है जो अंबानी की भी होगी। उनके पिताजी के पास कितना पैसा था, धीरू भाई अंबानी के पास, ठीक है ना? लेकिन अंत तो आपको जाना ही है ना इस दुनिया को छोड़ के। मृत्यु। पैसा रोक लेगा, मृत्यु को रोक लेगा। तो मृत्यु क्या है? सत्य है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। आप कह रहे हो सत्य कहाँ है? मृत्यु सत्य है। और अंबानी के कई हजार करोड़ बिलियन डॉलर भी उनके पिताजी की मृत्यु को रोक नहीं पाए। नहीं रोक पाया। रोक पाया? आप बताइए। तो अंत तो आपका वहीं जाना है। आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, झूठ से अपना फेस बना लो, आप बताओ, हम बहुत बड़े, आप बहुत बहुत पैसा वाले, बुद्ध तो नहीं बन जाओगे ना। आप बहुत पैसा जमा इकट्ठा कर लिए, आप महावीर तो नहीं बन जाओगे ना। आप बहुत बहुत संपत्ति इकट्ठा कर लिए, एकदम अकूत संपत्ति, आप श्री राम तो नहीं बन जाओगे ना। बिल्कुल। आप कृष्ण तो नहीं बन जाओगे ना, है ना? कुछ तो था उन लोगों में। आप मोहम्मद साहब तो नहीं बन जाओगे ना। आप ईसा इस्लाम तो नहीं, ईसा तो नहीं बन जाओगे। कुछ तो वो लोग के अंदर था ना। सत्य तो वही है। सत्य आगे चलता रहेगा, सत्य हमेशा छुप नहीं पाएगा। सत्य आपको जीवन को चलाने का प्राणवायु है। जिस दिन सत्य चला गया, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये ऐसा 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 ये डीप इनग्रेन टॉपिक है कि मतलब ब्रांचेस खुलती जाएंगी जाएंगी। इसमें तो बहुत मल्टीपल ब्रांच है। ये तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर जो होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, एटॉम जो है ना, वो जब फ्यूजन करता है, हाँ, फ्यूजन करता है, तो 3 के भाग में टूटता है। मतलब एक निकलेगा अणु से तो 3 भाग में निकलेगा, फिर वो 3 भाग में निकलेगा, 3 भाग में निकलेगा। ऐसे उसका मल्टीपल फ्यूजन होता है। तब जाके बम, ये बम अगर ऐसे गिरा दिया जाएगा ना, तो कोई बम फूटे उठेगा नहीं। उसको बजाते प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब उसमें से फ्यूजन होता है। और करोड़ों के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल में करोड़ों में, हमने भी फिजिक्स पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, समझ गए ना? तो वो जब तक नहीं प्रतिक्रिया होगी तब तक वो बम जो है उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा। और भारत पाकिस्तान के भी युद्ध में कुछ ऐसा हुआ है, आप पता करना। कुछ इलाके में ये लोग परमाणु के कर रहे थे, वहाँ रेडियो एक्टिव हो गया वो इलाका में। अच्छा, हाँ, वो गिर गया, वो फायरिंग कर रहे थे और बम गिर गया। मतलब कि ड्रॉप नहीं हुआ है, बम गिर गया, उसमें से कुछ फूट गया तो रेडियो एक्टिव चीज़ें निकल गई उसमें से। तो उस इलाके को पाकिस्तान में कॉर्डन किया गया है। ये अंदर की खबर है, मैं बता रहा हूँ। तो ये अंदर की खबर हमने इस पे हम लाए हैं सर। इसके साथ मतलब मेरे को कोई बड़े विद्वान व्यक्ति ने बताया, तो सर, मैं बता रहा हूँ। इसमें हकीकत कितना है मैं नहीं बताता, लेकिन किसी ने बताया। फैक्ट बता रहे हैं। सर अब इसी साथ हम आपकी कोई कविता सुनना चाहेंगे, भोजपुरी में, हिंदी में, कोई भी जब कोई बहुत प्रेम से आप सुनते हो, सुनाते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई कविता कोई याद है आपको ऐसी? ओ, मैं कविताएं, देखिए मैं मंच पे तो ज़्यादातर प्रेम की कविताएं सुना। वहीं से कोई कविता? एक गीत है, थोड़ा मोटिवेशनल गीत है। ठीक है सर। अंधेरे मुझको परास्त क्या कर पाएंगे, हम प्रकाश अंबर से खींच के लाते हैं। अंधेरे मुझको परास्त क्या कर पाएंगे,
हम प्रकाश अंबर से खींच के लाते हैं, जीवन के अंधियारे डगर डगर पर हम, जीवन के अंधियारे डगर डगर में हम, उम्मीदों के 100 दिए जलाते हैं। अंधेरे मुझको परास्त क्या कर पाएंगे, हम प्रकाश अंबर से खींच के लाते हैं। और ये बंद देखिएगा, हमें सदा अपने पौरुष पे नाज रहा, गर्व रहा मेहनत के हथियारों पर, हमें सदा अपने पौरुष पे नाज रहा, पौरुष मतलब ताकत पे, गर्व रहा मेहनत के हथियारों पर, मंजिल पाने के सपने ले चला किए, कांटों भरी राह पर क्या अंगारों पर, सींच पसीने अपने हम सूलों को, हंसता गाता सुरभित सुमन बनाते हैं। अंधेरे मुझको परास्त क्या कर पाएंगे, परास्त मतलब हराना, बिल्कुल। हम प्रकाश अंबर से खींच के लाते हैं। क्या बात और है। एक गीत का एक आध मुखड़ा सुन लीजिए। बिल्कुल सर। मेरा सारा प्रेम तुम्हारा, ये प्रेम के ऊपर है। मैं भी तेरे नाम, लेकर नाम तुम्हारा कटती मेरी सुबहों शाम, मुझे सौंप दो अंधियारे सब, मुझे सौंप दो अंधियारे सब, तेरे नाम उजियारे हैं। जितने गीत अधर पर मेरे, रख लो सभी तुम्हारे हैं। क्या बात है। अपने आंसू दे दो मुझको, अपने आंसू दे दो मुझको, मानूंगा मेरे सहारे हैं। जितनी हंसी अधर पर मेरे, रख लो सभी तुम्हारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और अंतिम एक लाइन और सुन लीजिए। है नयन की झील में है नहीं। तेरी बड़ी गहराइयाँ, पलक के आरोह अवरोह में गीत रुबाइयाँ। क्या बात है। तू हंसे मौसम बहारों से भरा छा जाएगा, मुस्कुरा कर बोल दो पत्थर में प्राण जाएगा। मरने वाला उम्र का उपहार नौ पा जाएगा, मुस्कुरा कर बोल दो पत्थर में प्राण जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। क्या बात है। सर आखिरी कि ये सुंदर गीत अब सुनाया, मज़ा आ गया इसमें। और ये जिस सुर के साथ सुनाया, मतलब लग रहा था प्रेम भाव निकल रहा है इस बात में। सर ये पूरे आपकी लिखी हुई है सर? हाँ, ये सब मेरे गीत। एक मेरे गीतों का संग्रह है शब्दों की छाँव। शब्दों की छाँव में। हाँ, उसमें ये सारे गीत जो प्रेम गीत हैं, आई बिलीव अमूमन कहीं कहीं आपके जैसे मित्र मिलते हैं, सर सुना दो गीत। तो मैं संगीत भी सीखा हूँ, मैंने सीनियर डिप्लोमा संगीत प्रयाग संगीत समिति से की है, इलाहाबाद से। तो गायन में मेरे पिताजी भी गायन में बहुत आगे थे, उन्होंने प्रवीण किया था। अच्छा। और मेरे परिवार में चारों भाई बहन हम लोगों ने संगीत की शिक्षा ली है। और अभी मेरा भतीजा है, वो जो है वो भी संगीत सीख रहा है। मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, उनका जो बेटा है, तो वो भी आज के डेट में अच्छा संगीत सीख रहा है। उसको हम लोग संगीत का टीचर भी दिए हुए हैं, और वो कैसियो हारमोनियम के साथ
वो क्या बात है, क्या बात है, इसके बड़े सूट के साथ और विभोर सिखाया आपने। नाम है उसका भी पेज है, चलता है, बहुत बढ़िया गाता है। देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे जी। सर। अब इसके साथ जो हमने चीज़ है चर्चा की, हमने चर्चा की देश के बारे में, हम चर्चा की बुद्धिज्म के बारे में, हम चर्चा की क्यों सुनना चाहिए, क्यों लॉजिक लगाना चाहिए, तब जाके पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्यों करना चाहिए, इसे हमने बातें की। अब आपका आगे का जो आप आंदोलन कर रहे हैं भोजपुरी के लिए और आप चीज़ें कर रहे हैं, आगे की आपका मिशन क्या है, आगे आपका विज़न क्या है अभी आपका? देखिए मेरा ये मिशन है कि देखिए समस्त भाषाएं मधुर और महत्वपूर्ण होती हैं। मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है भाषा। अगर भाषा है तो आज हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। तो हमारी जो भाषा है, जो मादरी ज़बान है या उसको मातृभाषा कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, वो भोजपुरी है। उसको हम चाहते हैं कि उसका प्रोपगेशन हो, उसका जो है संरक्षण हो, उसको संवर्धन किया जाए और उस भाषा में जो लोग लिखते हैं, उस भाषा को जो बरतते हैं, जो उसमें लेखन जो भी कर रहे हैं, साहित्य का लेखन कर रहे हैं या इतिहास लेखन कर रहे हैं या जिस तरह से भी उसका संगीत में काम करते हैं, क्योंकि भोजपुरी एक लिरिकल लैंग्वेज है। फ्रेंच में एक भाषा थी ऑक्सीटन, उसको कहते थे लिरिकल लैंग्वेज, गाने अच्छा, की गाने की लैंग्वेज है। तो उसी तरह भोजपुरी गाने की लैंग्वेज है, उसके अंदर में बहुत गीत भरे पड़े हैं। तो उसमें आप देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है पूरी, तो कहीं ना कहीं लोग जो होता है ना वो आदमी को अट्रैक्ट करता है। और भोजपुरी कई गानों को हिंदी फिल्मों ने लिया है, उसको थोड़ा हिंदी तोड़ मोड़ करण के करके, हाँ वो हिंदीकरण करके। तो सवाल ये है कि जो लोग वहाँ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भारत में जब 22 भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया तो भोजपुरी को भी अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए बिहार के 10-10 राज्य, 14 राज्य, 10 जिले जिसको आप उत्तर प्रदेश में जनपद कहते हैं, तो 15 जनपद उत्तर प्रदेश का, झारखंड का 2 जनपद, मध्य प्रदेश का 2 जनपद, छत्तीसगढ़ का 2 जनपद, सब भोजपुरी बोलते हैं। भारत से सटा हुआ नेपाल पूरा भोजपुरी बोलता है। दिल्ली में भोजपुरी मैथिली भोजपुरी अकादमी है, बिहार में भोजपुरी अकादमी है जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने खोला था, शीला दीक्षित ने यहाँ खोला था, शिवराज सिंह चौहान ने जो है मध्य प्रदेश भोपाल में खोला था। तो भाषा का एकेडमिक रूप भी मौजूद है, बीएचयू में पढ़ाई होती है, इग्नू में पढ़ाई होती है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है, बाबा साहब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है, नालंदा में पढ़ाई होती है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, जो ये देख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब जो इतने विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही है, प्रोफेसर्स की बहाली हो रही है, तो इस भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करना चाहिए। जब छोटी छोटी भाषाओं को शामिल किया गया, मणिपुरी को शामिल कर दिया गया, एक मैं निकालना चाहूँगा, नेपाली को शामिल कर दिया गया। इस पर जूम करें एक बार सर की, सर ये किस चीज़ में मिला आपको? ये भोजपुरी भाषा में मैंने एमए की थी, मेरा तीसरा एमए था। तो मैंने जो है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। तो स्वर्ण पदक जब देते समय ये स्वर्ण पदक इन्होंने लटका दिया था, राष्ट्रपति जी गए थे और ये सर्टिफिकेट प्रथम का दिया था और ये वहाँ के कुलपति जी थे। तो मुझे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ सोने का ही स्वर्ण पदक दिया है। अच्छा, हाँ, 15 ग्राम का। क्या बात है? हाँ जी, उन्होंने सोने का ही स्वर्ण पदक दिया था, अभी भी है मेरे पास, आप देख सकते हैं। तो सर वो उन्होंने मुझे प्रदान किया था। तो पटना में ही ये प्रोग्राम हुआ था और वहीं इन्होंने मुझे प्रदान किया था। सर अभी आपका मिशन अभी भोजपुरी को और जगह करना है आपको, भोजपुरी को। मैं चाहता हूँ भोजपुरी को जो है संवैधानिक मान्यता मिले, क्योंकि भारत के संविधान में एक 8वीं अनुसूची बनाई गई है। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं को स्थान दिया जाता है। तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। पहले 14 भाषा थी, देश की आज़ादी के बाद से फिर और भाषाएं जुड़ती गई, इसको 6 और 2 8 भाषाएं और जुड़ गई। तो हम चाहते हैं भोजपुरी को भी वहाँ मान्यता मिले। मान्यता मिलने के बाद सब तरह के रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। अब इसलिए हम लोग जो है अभी तक 24 धरना कर चुके हैं जंतर मंतर पे, और जगह जगह धरना देते रहते हैं। हमारी टीम जो है असम में भी है, कार्बी आंगलॉन्ग के अंदर में, असम में, उसी तरह पश्चिम रिसड़ा में है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में है, सासाराम, विक्रमगंज और सब जगह। और फिर उधर आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है। दिल्ली से इसी ऑफिस से हम लोग संचालित करते हैं। और बड़े स्तर पे अभी हम चिराग पासवान जी से भी मिल के आए, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिल के आए, राजभर जी से मिल के भी आए, और दूसरे भी नेताओं से मिल के आए जो भोजपुरी स्पीकिंग लोग हैं, उनको भी मेमोरेंडम दे के आए। आपको समय रहता तो मैं सारा कागज़ दिखाता, क्योंकि हम लोग चाहते हैं
कि भोजपुरी भाषा को जो है संवैधानिक दर्जा मिले। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले जी, वो आपका मिशन है सर, उसको अचीव करके रहेंगे। वही सिंगल सत्य आगे आएगा, हाँ। सत्य रुकेगा। जो हमने सत्य की बातें की, जो हमने बौद्धिज्म की बातें की, जो हमने प्रेरणा की बातें की, और सर की जो हमने कविताएं सुनी, जो उजियारा निकालना है, जो कि प्रकाश निकालना है सूरज से, उसकी बातें की। आई बिलीव इन बातों को आप सुनेंगे, अपने कल्चर को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, देखेंगे, हमारी बातों को भी पहले देखेंगे, तोलेंगे, मोलेंगे, अच्छी तरह रखेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लाइफ में कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, कुछ बढ़िया होगा। आई बिलीव आप इसलिए देख रहे हैं, इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिले हो, प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता लगे बौद्धिज्म क्या है, कल्चर क्या है, और क्यों आपको चीज़ें पढ़नी चाहिए, और क्या क्या सत्य है, क्या क्या सत्य नहीं है। थैंक यू सो मच संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपके दर्शकों का भी बहुत आभारी हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि लोग सब देखेंगे सर। थैंक यू सो मच, बिल्कुल देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, डन।